दोस्तों आप सभी का इस कहानी के दूसरे भाग में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोगों ने इस कहानी के पहले भाग को अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पहले भाग को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कहानी को समझने के लिए लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। वो हल्के से आंसुओं के साथ अमरनाथ के कमरे से बाहर निकल गई और बाहर निकलने से ही उसकी नज़र रुद्रांश से मिली। वो उससे कुछ कहता उससे पहले उसे उसकी आंखों में आंसुओं की झलक दिखी। आराध्या बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। वो उसे देखता रह गया। उसे समझ ही नहीं आया वो उससे बात क्या करी। वो भी चुपचाप वहाँ से चला गया। कमरे में अमरनाथ अभी तक आराध्या की कई बातों को सोचते रहे और फिर कड़कती आवाज़ में खुद से बोली, तुम सब लोगों को हमेशा ऐसा क्यों लगता है? मैं अपने बच्ची की खुशी नहीं देखूँगा। उसे अमेरिका जाना है तो जाए, मैं उसे नहीं रोकूँगा, पर शादी तो उसे तुमसे ही करनी पड़ेगी। ये मेरा आखिरी फैसला है और इसी में उसकी भलाई है। वो अपने परिवार की फ़ोटो के पास चले गए जिसमें पूरा परिवार था। उसे देख फिर से बुदबुदाई, इतनी ज़िंदगी जी ली है कि इतना तो जानता हूँ मेरे बेटे के लिए क्या सही है क्या गलत है। वो लड़की जो उसके साथ आई है उसके लायक नहीं है। मुझे अगर थोड़ा सा भी ऐसा लगता तो मैं एक बार सोच भी सकता था, पर नहीं। आराध्या से बेहतर मेरे रुद्र के लिए कोई नहीं हो सकता। उससे रिश्ता तो पहले ही बन गया था। वो उस फोटो में उसके तीनों बच्चों के साथ में एक तरफ खड़ी आराध्या की फ़ोटो पे नज़र टिका ली थी। नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। तुम्हारे पिता की जगह ली है, तुम्हारे पिता से वादा किया है। मैं तुम्हें ऐसे हाल में बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। और वो अपने कमरे से निकल गई। रुद्रांश अकेले लॉन में टहलने लग गया था। बचपन में इसी लॉन में सब साथ खेलते थे। वो, गिरिजा, शिवांश भैया और आराध्या। हर बार उसके आउट होने के बाद ही आराध्या उसे बचा लेती थी। कोई भी बात पे बहस हो उसका ही साथ देती थी। और वो क्या कर रहा है, उससे अलग हो रहा है, पर उसे अलग होना ही पड़ेगा। जुबान उसके पिता की मायने रखती है तो उसकी भी तो रखती है। आखिर उसने भी किसी का साथ निभाने का वायदा किया था। जब शाम को सब खाने की टेबल पे बैठी तब अमरनाथ ने कहना शुरू किया, हमारे पूर्वजों ने इस परिवार की नींव बहुत अच्छी तरह से बनाई थी कि आज तक कोई इसके खिलाफ नहीं गया था। पर रुद्रांश, शायद तुम ये बात भूल गए हो। मैं मानता हूँ तुम बाहर जाकर वहाँ की संस्कृति से प्रभावित हो और आराध्या चाहती है कि तुम्हारी खुशी वहाँ जाने में है तो तुम्हें वहाँ भेजना चाहिए। और मुझे लगता है कि आराध्या की खुशी तुम्हारे साथ रहने में है तो ठीक है। मैं तुम्हारे सामने एक और प्रस्ताव रखता हूँ। या तो तुम यहीं रहकर अपना काम संभालो और अगर तुम्हें बाहर जाना है तो आराध्या से शादी करनी होगी ताकि वहाँ जाकर तुम्हें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। रुद्रांश के चेहरे पे एक बार की हल्की सी खुशी झलकी, पर अमरनाथ की आखिरी लाइन सुनकर उसके चेहरे पे फिर से रूखा भाव आ गया था। वो चुपचाप एक जगह देखने लगा, पर ये शब्द किसी को सहन नहीं हुए। वो आखिरकार बीच में फिर से बोल उठी, देखिए अंकल, आप बेशक रुद्र को अपना डिसीजन लेने के लिए फोर्स कर सकते थे, पर जबकि वो किसी के साथ कमिटमेंट ना कर चुका हो। अब रुद्र के मन में फिर से हलचल मचने लगी थी। तभी उसने देखा आराध्या उन लोगों की तरफ हाथ में एक डिब्बा लेकर आ रही थी। उसने आराध्या से नज़र पूरी तरह से छुपाने की कोशिश शुरू कर दी थी। हालांकि किसी की बातें सुन आराध्या वहीं थोड़ी दूर पर ही खड़ी हो गई, जिससे आराध्या को सिर्फ एक साइड में बैठी गिरिजा, नवधा और रुद्र ही देख पाए थे। अमरनाथ की आंखों में सवाल देखकर किसी ने फिर से कहा, आपको मालूम हो या ना हो, पर अमेरिका में रुद्र और मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है। अमरनाथ को ज़्यादा बुरा नहीं लगा क्योंकि उन्हें ये अंदेशा पहले ही हो चुका था। बस सगाई करके आएगा इसकी उम्मीद नहीं थी। इसी कारण चेहरे पे थोड़े हैरत के भाव आए थे और यही भाव बाकी सबके चेहरे पर भी उमड़ पड़े। आराध्या वहीं खड़ी रही बिना किसी भाव के, एक सपाट चेहरा लिए, बस रुद्र की तरफ एकटक देखते हुए। अनुपमा का चेहरा तो गुस्से की लकीरों से भर उठा था। केसी ने अपना बोलना चालू रखा, रुद्र बस यहाँ आप लोगों से मिलने आया है, इस बारे में बताने आया था, बट यहाँ तो आप सब लोगों ने इसको इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। एवं हम तो नेक्स्ट मंथ फिक्स हुई अपनी मैरिज के बाद
आप लोगों के सामने आने वाले थे, बट रुद्र को पता नहीं क्यों ऐसा लगा आप लोग उसकी फीलिंग को समझेंगे। बट सो सैड, यहाँ उसकी फीलिंग, उसके डिसीजन की केयर करने वाला कोई नहीं है। अनुपमा जब अमरनाथ बोलते थे तो कुछ नहीं बोलती थी, पर इस बार किसी की मुँह से इतना सुन उनका गुस्सा उमड़ पड़ा। वो बीच में ही बोल पड़ी, सही है, हम लोगों को इसकी केयर नहीं है, पर इसको बहुत है। ये चाहे जो करे सब सही है, पर हम वही फैसला फिर से दोहरा रहे हैं जो इसके सामने ही तय हुआ था। इसकी मर्जी भी कहीं न कहीं शामिल थी, तो भी उसके और तुम्हारे हिसाब से हम इस पर फैसला थोप रहे हैं। बहुत आगे बढ़ गए हो रुद्र बेटा, तुझे अलग होना है अपने परिवार से, आराध्या से। तो ठीक है, इसे भी आराध्या के सामने उसकी आंखों में देखकर उससे कहना होगा कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आराध्या की तकलीफ़ से, आराध्या के अलग होने से। अगर आराध्या बिना हिचक के उससे अलग होकर किसी और के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है तो ये अलग हो सकता है। और उसकी आंखों में एक भी आंसू आया तो उसका आराध्या के साथ साथ हमसे भी हमेशा के लिए रिश्ता टूट जाएगा। रुद्र की नज़रें अब भी आराध्या को देख पा रही थी, पर तभी अमरनाथ बीच में ही सबसे बोल उठे, वो बेचारी तो अभी भी सिर्फ रुद्रांश की खुशियाँ देख रही है। वो आज सुबह ही इससे अलग होने का बोल कर चली गई, पर उसकी आंखों के सूनेपन को मैंने देखा है। वो तो अब भी इसकी खुशियाँ ही देख रही है। इस बार सबके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। अनुपमा धम्म से एक कुर्सी पे बैठ गई थी। आराध्या ने उसकी ये हालत देखी तो वो सबके सामने आ गई और बोल पड़ी, मैंने अपनी मर्जी से रुद्र से रिश्ता तोड़ दिया है। जिसे मेरी परवाह नहीं, उसके साथ किसी बंधन में बंध कर मुझे अपनी ज़िंदगी नरक नहीं बनानी है। इसी कारण मैंने एक और फैसला ले लिया है और शायद कल तक मैं माँ को भी मना लूँ। सब लोग उसकी तरफ देखे जा रहे थे, एक रुद्र को छोड़कर। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है कि मैं ब्रिज निवास के इकलौते वारिस ब्रिजेश से शादी करने के लिए तैयार हूँ। आखिर वो भी मुझसे शादी करना चाहता था तो कम से कम उसकी ज़िंदगी में तो खुशी आए। उसका ये फैसला सुन सबके सब हैरत में पड़ गए। पहली बार रुद्र ने भी चिंता से उसकी तरफ नज़र उठाकर देखना शुरू कर दिया था। अमरनाथ शायद पहली बार आराध्या से एकदम कड़क लहजी और गुस्से में बोली, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे तो है? तुम किसी भी वकूफ़ बना रही हो। तुम्हें और सारे गांव को पता है तुम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, और फिर उसका रवैया तुम्हारे लिए जो था वो भी हम सबको मालूम है। उस पर तुम उसके साथ शादी की बात कर रही हो, और तुम्हें ये फैसला करने का हक किसने दिया? क्या अब तुम भी इस रुद्र की तरह घर के बड़ों के फैसलों के खिलाफ जाना सीख रही हो? आराध्या अपनी आवाज़ को थोड़ा रूखा करते हुए बोली, मैं आपको बताना भूल गई थी, माँ और मैं आज सुबह ही ब्रिज से मिले थे मंदिर में। माना पहले उसमें समझदारी बिल्कुल नहीं थी, पर अभी जब से वो शहर से पढ़कर आया है बदल गया है। और तो और आज सुबह उसने मंदिर में सबके सामने अपनी की मुझसे माफ़ी मांगी। और ये आप ही कहते हैं ना, कोई इंसान अगर सुधरने का मौका मांगता है तो एक मौका ज़रूर देना चाहिए, पर मौका ऐसे इंसान को देना चाहिए जो सुधरने के लायक हो। उसने तुम्हारे साथ जो किया उसके बाद भी तुम उस इंसान को मौका देना चाहती हो। आने के बाद पहली बार रुद्रांश ने सीधी उससे बात की थी और उसकी आंखें रुद्रांश की आंखों पर जम गई थी। वो एक बार फिर अपने दिल के आगे हारने लगी थी। उसने जिस दिल को पत्थर बनाने का नाटक किया वो उसकी नज़रों से मिलने के कारण फिर से पिघलने लगा था। उसकी आंखें हल्की सी डबडबा गई, जिसे उसने झट से पूछ लिया। केसी ने जब रुद्र को उसके लिए बोलता देखा तो उसने फिर से झट से बीच में टोका, मुझे ना ये फैमिली ही समझ में नहीं आ रही रुद्र। ये तो ठीक अब तुम भी यहाँ रहकर अमेरिका वाली ब्रेव रुद्र नहीं बन पा रहे। आखिर तुम सब लोग चाहते क्या हो? जब वो खुद किसी और से शादी करने के लिए तैयार है तो तुम सबको प्रॉब्लम क्या है? और पहली बार रुद्र ने
केसी की बात काटी थी। केसी, तुम जानती हो मुझे गलत तरीके से बातें सॉर्ट आउट करनी होती तो मैं तुम्हारा सजेशन मान कर शादी करके आता था। मैं सेट हो जाऊं, इस कारण आराध्या किसी ऐसे इंसान से बंध जाए जो उसके लायक बिल्कुल नहीं, तो मैं ये भी नहीं होने दूंगा। रुद्रांश प्लीज़, मुझसे रिश्ता जोड़ना या नहीं जोड़ना सिर्फ ये फैसला तुम कर सकते हो, पर मैं किसके बंधन में बंधूँ या नहीं बंधूँ ये फैसला करने का हक तुम्हारा नहीं है। मैं ब्रिज से शादी कर रही हूँ और आज ही मैं माँ और मामा जी से इस बारे में साफ साफ बात कर लूँगी। आराध्या की आवाज़ में इस बार नफरत की बनावट थी। रुद्रांश को गुस्सा आने लगा था। वो अपनी जगह पर से उठ गया और उसे उंगली दिखाते हुए बोला, मेरे हक की बात मत करना तुम। वो अमरनाथ की तरफ देखकर बोला, बाबा शायद आप लोगों का सोचना सही है, मेरे फैसले से इसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी तो ठीक है, मैं अब केसी से शादी आराध्या को सेट करके ही करूँगा। अगर सच में तुम्हें ऐसा लगता है ब्रिज तुम्हारे लायक है तो ठीक है, पहले उसका भी प्रूफ निकाल आएगा। अगर वो सही में सही है तो पहले तुम्हारी शादी होगी फिर मेरी। अब उससे पहले ना मैं शादी का नाम लूँगा ना ही अमेरिका जाने का। और वो वहाँ से उठकर अंदर चला गया। केसी उसे हैरानी से देखती रह गई। पहली बार रुद्र ने उससे ज़्यादा किसी और को प्रायोरिटी दी थी। उसके मन में फिर से गुस्से का उबाल आने लग गया था। आराध्या की आंखों से आंसू बहने को ही आ गए थे। वो तुरंत अपने घर की तरफ मुड़ गई। अनुपमा की हालत अब भी अच्छी नहीं थी। वो अमरनाथ से बोली, हमेशा आप बच्चों को फैसला करने का अधिकार नहीं देते जबकि फैसला सुनाते हैं, पर आज आपको क्या हो गया है? आप पूरा तमाशा शांति से देखते रहे, दोनों को ही नहीं टोका। इससे अच्छा तो रुद्रांश का इंतज़ार करना था। नहीं मालूम था आप भी उसके आगे इतने लाचार हो जाएंगी। अमरनाथ बस मुस्कुराए और धीमे से बोली, मैं बोलता था, अगर रुद्रांश बीच में नहीं बोलता था मैं आराध्या को भी डांटने वाला था, पर तुमने वो नहीं देखा जो मैंने देखा। रुद्रांश के मन में आराध्या को लेकर चिंता उठी है और यही सबूत है कि आज भी वो आराध्या की परवाह करता है और उसने खुद ने ही मेरी चिंता मिटा दी है आराध्या को लेकर। और मुझे यकीन है कि वो ये सब कहते कहते एक न एक दिन आराध्या के पास वापस लौट आएगा। मैं बेमतलब चिंता कर रहा था कि वो बदल गया है। माँ जी सही कहती हैं, चाहे जो भी हो कहीं ना कहीं बच्चों के संस्कार उनमें दबे रहते हैं और रुद्र के भी अंदर जिंदा हैं, बस उसमें विदेश की धूल जम गई है जो वक्त आते आते खुद ही साफ हो जाएगी। और वो निश्चिंत होकर उठकर वहाँ से चले गई। अमरनाथ की बात सुन सब लोगों के मन में झूठी ही सही एक उम्मीद जागी और वो सब उसके पीछे चले गए। पर अमरनाथ की बात सुन कोई सन्न खड़ा रह गया था। वो थी केसी। उसने इस दिन के लिए तो ये सब प्लानिंग नहीं की थी। उसका चेहरा पूरी तरह से बिचक गया था और फिर कुछ सोचते हुए वो बुदबुदा पड़ी, ब्रिज निवास एक हवेली और थी, शाही हवेली, अमरनाथ की हवेली जैसी भव्य, पर फर्क बहुत था। वो अमरनाथ के पक्के दुश्मन का घर था। उस घर का मालिक जो था तो अमरनाथ के विचारों के खिलाफ पर जग जाहिर नहीं करता था और उस हवेली की इकलौते वारिस की कम उम्र के शौक जो उस हवेली के गुणगान खुद ही गा देते थे, उनके कारण गांव की बहुत बदनामी होने लगी थी। तब अमरनाथ ने ही गांव की सरकार के साथ उसे चेतावनी दी थी। तब उसने अपने वारिस को उनसे बचाने के लिए उस गांव से दूर भेज दिया। पर अब वो फिर से लौट आया था। पर इस बार वो सबसे अच्छे से बात कर रहा था, सब बुजुर्गों का सम्मान कर रहा था, गरीबों की मदद कर रहा था। औरतों और गांव की लड़कियों को लेकर उसका नज़रिया सम्मान वाला हो गया था। उसने आज तक जिस को परेशान किया था लौटने के बाद उन सब से माफ़ी मांगी थी, जबकि पहले सबसे ज़्यादा बेहद उसकी जुबान रहती थी। जब कम उम्र में शराब पीने के बाद उसने गांव की सबसे सुंदर लड़की आराध्या को अपना शिकार बनाने की कोशिश की थी, वो भी ऐसे वक्त पर
जब उसके बाबा की तबीयत बहुत ख़राब थी और वो डॉक्टर को लेने अकेली ही चली गई थी। हालांकि वक्त रहते रुद्रांश और उसके भाई बहन वहां पहुंच गए थे और आराध्या बच गई थी। आनन फानन में गांव के सब बड़े अधिकारी अमरनाथ के जोर देने पर इकट्ठा हुए थे और ब्रिज निवास के मालिक हुक्मचंद को चेतावनी और पुलिस की कार्यवाही की धमकी देकर आए थे। सब संभल गया था। ब्रिज वहां से दूर चला गया था, पर आराध्या के मन में वो डर कई दिनों तक रहा। रुद्रांश दिन रात उसका साथ देता, उससे मजाक करता, उसे समझाया करता और इसी बीच में ही उसके बाबा भी चल बसे थे। बस ऐसे मान लो उस साल जो दुख का सिलसिला चला था, अगर रुद्रांश और उसका परिवार उनका साथ नहीं देता तो वो पूरी तरह टूट चुकी होती। पर आज वही रुद्रांश जिसने उसे संभाला था, उसके कारण उसे ब्रिज के पास जाना पड़ रहा है। हालांकि मंदिर में ब्रिज ने सही में अपनी करतूतों की माफ़ी खुद उससे मांगी थी। खुद के पैरों पर भी खड़ा होकर लौटा था। और फिर रुद्रांश की माँ की हालत को देख अचानक से उसके दिमाग में उसका ही नाम आया था। वो पूरी तरह से चिंता में डूब गई थी। आराध्या एकदम खामोश सी हो गई थी। विनीता 2 दिन से देख रही थी कि आराध्या चुपचाप सब काम पूरे करके अपने कमरे में चली जाती थी। उसके चेहरे पर पहले जैसी रौनक नहीं रह गई थी। रोज की तरह आज भी वो पास से आई, पर आज वो अपने कमरे की तरफ चली गई थी। कमरे में आकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और आज उसको रोना आ गया। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अब उसकी चिंता का कोई मतलब नहीं रह गया। उसने अपनी अलमारी में से रुद्र की फ़ोटो निकाली और उसे देख देख के रोती रही और रोते रोते उसकी आंख लग गई। विनीता को उसकी चिंता होने लगी थी। वो धीरे से उसके रूम की तरफ गई और दरवाज़ा खटखटाया। आराध्या को आवाज़ लगाई। आराध्या ने दरवाज़ा खोल दिया और अपनी माँ की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुरा दी। विनीता ने चिंता से कहा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? आराध्या उसकी तरफ बिना देखे ही बोली, मुझे क्या हुआ है, ठीक हूँ। वो बस आज सिर में दर्द हो रहा था तो सो गई और फिर नींद ही नहीं खुली। तभी दरवाजे से आवाज़ आई, ऐसा तो बहुत कम होता है कि तुम बिना टाइम के सो जाओ। उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। आराध्या ने कहा, मामा जी आप कब आई? पवन जी अंदर आ गए थे और अपना सामान एक कोने में रखे और एक मिठाई की थैली कुसुम को पकड़ा कर कहा, बस अभी अभी आया हूँ। आखिर मेरी भांजी की सगाई है। शहर से सबसे अच्छा कपड़ों का कलेक्शन लाया हूँ, बस अब पैकिंग कर देते हैं, बाकी की तैयारियां भी करनी हैं। आराध्या के चेहरे पे फिर से उदासी छा गई। वो दुखी मन से बोल पड़ी, मैंने रुद्र से शादी के लिए मना कर दिया है। रुद्र के सपने अलग है मामा जी। विनीता अपनी जगह खड़ी रह गई। पवन जी के चेहरे के भाव अचानक से बदल गए। वो गुस्से में बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? ये रिश्ता तो सालों पहले ही से तय हुआ है, अब ऐसे कैसे मना कर सकती हो? ये शादी बड़ों की तय की हुई है और पूरे समाज में, रिश्तेदारों में सबको इस रिश्ते के बारे में मालूम है कि अब ये शादी का टूटना हमारी बदनामी का कारण ही बनेगा। सिर्फ उसके सपने अलग हैं, इस कारण तुम मना कर दो, ये कोई बात नहीं हुई। मैं भी जाकर अमरनाथ जी से बात करके आता हूँ। ऐसे कैसे वो अपनी बात से मुकर सकते हैं? हो ना हो, ये सब उस नई लड़की के कारण ही हो रहा है। वो रुद्र के साथ जैसे आई थी तब से ही शक हो रहा था मुझे। आराध्या पवन जी को रोकती उससे पहले ही वो घर से बाहर निकलकर रुद्र के घर की तरफ चली गई। घर के दरवाजे से ही पवन जी ने गुस्से से अमरनाथ जी को आवाज़ लगाई, अमरनाथ जी कहाँ हैं आप? ऐसा फैसला आप कैसे कर सकते हैं? बाहर आइए। आज तक पवन जी की आवाज़ उस हवेली में कभी तेज नहीं हुई थी, पर आज पहली बार उनके चेहरे पे गुस्सा था। अमरनाथ जी के साथ घर के सब लोग अपने कमरे से निकल कर आ गए थे। अमरनाथ जी की नज़र पवन जी को देख पहली बार झुक गई थी। पवन जी अंदर आते हुए गुस्से में ही बोली, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? बस यही था आपका रुतबा, जो रिश्ता शुरुआत से तय था, उस रिश्ते के लिए कैसे मना कर सकते हो? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मेरी आराध्या की शादी
किसी भी कीमत पर रुद्रांश से ही होगी। और ये बात याद रखिए अमरनाथ जी, मेरी आराध्या की ज़िंदगी तो रिश्ता तोड़ने से ख़राब होगी ही, पर पूरे समाज में ये बात फैल चुकी है कि रुद्रांश की शादी आराध्या से तय है। आपने कभी सोचा इस रिश्ते के टूटने से आराध्या के साथ साथ आप लोगों की कितनी शान जाएगी? आपकी जुबान की कीमत क्या रहेगी गांव वालों के सामने? रुद्रांश को अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके कारण कोई उसके पिता से ऐसे बात कर रहा है, पर तब तक अमरनाथ जी जानबूझकर बोल चुके। आराध्या ने खुद ब्रिज से शादी करने का फैसला लिया है। पवन जी के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। अगले ही पल उन्होंने रुद्र को हो सके जितना उतनी नफरत से घूरा और कुछ सोचने लगी। थोड़ी देर बाद वो अमरनाथ जी से बोली, आप बुरा मत मानिए, आपकी गलती नहीं है, पर ये दूसरे देश से पढ़कर आ गया है, तभी अपने आप को ज़्यादा समझदार समझने लगा है। मुझे मालूम है आराध्या ऐसा फैसला सिर्फ और सिर्फ इसकी खुशी के लिए कर रही है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। शायद आप अपने बेटी के लिए अपनी जुबान की कीमत को खो दें, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैंने अभी तक आपका सम्मान किया, इसीलिए आपसे कुछ कहता नहीं, पर बात मेरी बेटी पे आ जाए तो मैं दुनिया का सबसे बुरा आदमी भी बन सकता हूँ। अमरनाथ जी जानबूझकर थोड़ा रुआसी आवाज़ में बोली, बच्चों के आगे झुकना पड़ता है। पवन जी अब तमतमा गए थे। यही थी पूरे गांव में आपकी जुबान की कीमत। मुझे तो लग रहा था अब तक जो भी आदर्श थी सब दिखावा था, कोहरा नाटक। हकीकत तो ये है कि आप बिना रीढ़ की हड्डी के जैसे निकली, एकदम खोखले सिद्धांत वाली। पर अमरनाथ जी पवन जी को एक शब्द नहीं कह रहे थे, वह जानबूझकर कैसे खुद का अपमान कर रहे थे। शिवांश को भी गुस्सा आने लगा था। वो कुछ कहता उससे पहले रुद्र भी गुस्से से पवन जी को देखने लगा था। रुद्र थोड़ा तैस में आकर बोल पड़ा, आप बाबा से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? रिश्ता आराध्या ने तोड़ा है, उसने ब्रिज से शादी का फैसला किया था, तो तुमने रोका क्यों नहीं? उसको इतना तो जानता हूँ और मैं यकीन से कह सकता हूँ अगर तुम शादी के लिए खुशी से तैयार हो तो वो पीछे नहीं हटेगी। तुम आज ही उसे अपनाने की बात कहते हो तो आज ही वो उस ब्रिज से रिश्ता तोड़ देगी। उसको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। नहीं तो तुम खुद सोचो, जो लड़की सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है वो क्यों अचानक से उस इंसान से शादी करने के लिए हाँ कह देगी जिसने कभी उसे शिकार बनाने की कोशिश की थी। तुमने खुद ने उस वक्त उसकी हालत देखी थी। खैर मुझे ये बातें तुम्हें नहीं समझानी, मुझे बस तुम इतना जवाब दे दो, क्या तुम आराध्या को अपनाने के लिए तैयार हो? क्या तुम मुझे गलत साबित कर सकते हो? रुद्र की आंखें नीचे झुक गई थी। वो तैस में बोल पड़ा, मुझे मेरे सवालों के सब जवाब मिल गए, अब जो कहना है मुझे कहना है। और वो गुस्से में उस परिवार को घूरते हुए बाहर निकल गए थे। मामा जी धमकी तो देकर चले गए, पर साथ ही साथ रुद्रांश के दिल में एक हलचल मचाकर भी चले गए थे। रुद्रांश के दिलो दिमाग में सिर्फ वही बात घूम रही थी। जब आराध्या ब्रिज के साथ हुए हादसे को लेकर हद से ज़्यादा डर गई थी, उसका डर उस वक्त इतना बढ़ गया था वो ब्रिज निवास की आसपास की गलियों में भी जाना पसंद नहीं करती थी। ऐसे में अब वो उस ब्रिज निवास में पूरी ज़िंदगी काटने कैसे जा सकती है? वो बेचैन सा हो गया था। उसे मामा जी की बातें भी चुभ रही थी, कहीं ना कहीं सच भी था। उसके कारण ही आराध्या ने शायद ही बिना सोचे समझे फैसला कर लिया था, और शायद अब उसके परिवार की बदनामी भी होना तय थी। पर वो क्या कर सकता था? वो किसी के साथ बंधा हुआ था, वो उसे भी कैसे धोखा दे सकता था? वो फिर से सिर पकड़ कर बैठ गया, और थोड़ी देर बाद जैसे उसने कुछ फैसला कर लिया था, अगले दिन रुद्रांश सुबह ही तैयार होकर ब्रिज निवास की तरफ चला गया। उसने देखा पूरी हवेली में एक सन्नाटा सा पसरा था। उसने सुना था यहाँ का परिवार आपस में इतना मिलजुल कर रहता ही नहीं था। ब्रिज निवास के मालिक
ब्रिज के पिता हमेशा नशे में चूर रहते थे, इसीलिए सुबह लेट ही उठते थे और उसकी माँ बस जैसे उस घर के लोगों के हाथों की कठपुतली थी, वो जैसा कहते वैसा ही कहती थी। उनके खिलाफ बोलना उसकी सामत आने जैसा था। रुद्रांश ने एक नौकर को अपने आने की खबर दी और ब्रिज से मिलने के लिए कहा। वो नौकर एक बार तो डरा, फिर चुपचाप ब्रिज के कमरे की तरफ बढ़ गया। रुद्रांश को फिर से लगा आराध्या ने कोई गलत फैसला तो नहीं कर लिया है, वो कहीं किसी मुसीबत में न फंस जाए, कहीं उसकी हालत भी ब्रिज की माँ की जैसी ना हो जाए। वो हमेशा अपने और उसके घर में चहकती हुई चिड़िया सी रहती थी और उनके घर में रौनक और मेल जोल भी बहुत था। पर यहाँ की खामोश दीवारों में कहीं आराध्या खो न जाए। अब वो चिंता और बेचैनी से अपने पैर हिलाने लगा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने देखा ब्रिज आ रहा था उसकी तरफ। सीढ़ियों से उतर कर उसका हुलिया भी पहले से काफ़ी बदल गया था। उसके व्यवहार में अब शहरी लड़की की झलक थी। एक सभ्य घर का लड़का लग रहा था वो। और सबसे बड़ी बात, उसके चेहरे पर सभ्य मुस्कुराहट थी। वो पहले जैसा घमंडी और बदतमीज बिल्कुल नहीं दिख रहा था। उसने आते ही रुद्र से हाथ मिलाया और फिर बैठने का इशारा किया और नौकरों को 2 कप चाय बनाने का बोला। ब्रिज ने बातचीत शुरू की थी। कैसे हो रुद्रांश? सुना है अमेरिका में जॉब लग गई है तुम्हारी, वहीं सेट हो रहे हो। रुद्र ने उसकी बात अनसुनी कर दी और कहा, तुमने आराध्या के सामने शादी की बात छेड़ी थी, उसके मन में तुमसे शादी का ख्याल कैसे आया? ब्रिज हंस दिया। तुम्हें क्या लगता है पूरे गांव वालों को नहीं मालूम? पूरे गांव को मालूम है। तुम अपनी लाइफ पार्टनर को ढूंढ कर ले आए हो और आराध्या के लिए तुम्हारा रवैया बदल चुका है। उसकी आंखों में अब एक खामोशी सी छा गई है। मैंने मंदिर में जब उससे अपनी की माफ़ी मांगी तब उसे देखा और तुरंत समझ गया। एक शायद तुम ही उसकी उदासी को नहीं देख पा रहे हो, मैंने उसकी उस उदासी को देखा है। खैर, मैंने बस उसके आगे एक प्रस्ताव रखा है। और ब्रिज ने उसके सामने वही शब्द वैसे के वैसे रख दिए थे। वो ऐसे उदास बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। अगर ऐसे ही उदास रही तो उसका पूरा परिवार और उससे भी ज़्यादा अमरनाथ जी के परिवार के लोग दुखी हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने उसे बेटी का दर्जा दिया है। अगर वो अपने जीवन में थोड़ी खुशियाँ ढूंढ कर आगे बढ़ जाए तो रुद्रांश को भी कोई आगे बढ़ने में तकलीफ़ नहीं होगी, ना ही 2 परिवार वाले दुख की आग में जलेंगे। मैं शहर से आया था, तब से उस गलती के कारण पछता रहा था। गांव की परवरिश में लड़कियों को नीचा देखना सीख लिया था, पर शहर जाने के बाद मालूम हुआ लड़कियों की इज्जत, उनका सम्मान भी मायने रखता है। बस तब से मैंने आराध्या के साथ जो किया उस बारे में ही सोच रहा था। अगर वो मुझे माफ़ कर दे तो थोड़ी राहत मिलेगी। और उसने मुझे माफ़ कर दिया। सच बोलूं, शहर जाने के बाद उसकी सादगी पसंद आने लगी थी। इतनी लड़कियां थीं पर उसकी जैसी बात कहीं नहीं थी। सोचा था तुम कितनी लकी हो जिसे आराध्या मिल रही है। काश उसके सामने एक मौका मिल पाता कि उसके सामने अपने दिल की बात रख सकूं। पर अफसोस, पर शायद भगवान ने मेरे पश्चाताप को देखा है, जो उन्होंने मुझे एक मौका दे दिया। बस उससे माफ़ी मांग उसके सामने अपने दिल की बात रख दी। अगर उसे मंजूर हो तो वो हामी भरेगी। मैं शायद उसे थोड़ी सी खुशी दे पाऊँगा तो शायद वो मेरे अतीत के गुनाहों का प्रायश्चित हो पाए। वो ब्रिज की आंखों में लगातार देख रहा था उसका झूठ पकड़ने के लिए, पर उसकी बातों को सुन उसे ऐसा लगा या तो उसमें सच्चाई थी या वो झूठ को सच कैसे बताना है वो ज़रूर सीख कर आ गया था, क्योंकि उसके हाव भाव में जैसे एक आत्मविश्वास झलक रहा था। और इन्हीं बातों के बीच में जैसे उसने उसे भी ताने मार दी हों, या शायद उसे ऐसा लग रहा हो क्योंकि गलत तो उसने भी किया था आराध्या के साथ। वो ब्रिज से मिलने आया तो इसीलिए था कि उसके झूठ को पकड़ वो ब्रिज से मिलने आया तो इसीलिए था कि उसके झूठ को पकड़ सके। पर उसकी बातों को सुन अब वो और ज़्यादा दुविधा में फंस गया था। और तो और
ब्रिज को कम खुद को ही आराध्या का और ज़्यादा दोषी मानने लग गया था। वो बिना कुछ कहे उठ के जाने लगा। तभी ब्रिज ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई। वो पीछे पलटा। ब्रिज ने उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, थैंक यू भाई, मुझे एक मौका देने के लिए। देख लेना, मैं उसे तुमसे भी ज़्यादा खुश रखूँगा। रुद्रांश ने सिर पे शॉल डाली और पलट कर वहाँ से निकल गया। मामा जी ने सुबह सुबह आराध्या और उसकी माँ से कुछ बातें करी थी और अब मामा जी भी ब्रिज निवास की तरफ निकल पड़े थे। वो वहाँ पहुँचे ही थे कि उन्होंने रुद्रांश को वहाँ से निकलते देखा और उनकी त्योरियाँ एक बार फिर से चढ़ गई थी। मामा जी ब्रिज निवास में जाकर लौट आए थे। रुद्रांश भी पूरे दिन बेचैन सा रहा। वो आया था तब से हर दिन आराध्या के लिए उसका सोचना और उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। किसी को उसकी बेचैनी अब समझ आने लगी थी और उसके कदम भी एक नए मोड़ की तरफ मुड़ रहे थे। और दिन बीतने के साथ ही रात को हर एक ने अपने अपने विचारों को एक साकार रूप दे दिया था। इन सब का कारण था आराध्या और सबके फैसले कहीं न कहीं ब्रिज निवास से ही जुड़ गए थे। सब कुछ एक शतरंज के खेल की तरह चल रहा था। सब अपनी चालें चलने के लिए दिमाग लगा रहे थे। रुद्रांश और मामा जी के बाद केसी के कदम भी उसी ब्रिज निवास की तरफ बढ़ रहे थे और ब्रिज के साथ ही हुई बातों के बाद वो एक विजयी मुस्कान के साथ बाहर निकली थी। दिन के अंत तक नौकर की खबर के बाद अमरनाथ जी भी उसी निवास की तरफ बढ़ गए थे, पर वो किसी प्लानिंग के कारण नहीं, सीधे धमकी देने पहुंचे थे। जब ब्रिज और उसके पिता हुक्मचंद चुपचाप बैठे कुछ खुसर खुसर कर रहे थे, तभी वो वहाँ टपक गए थे। उसे देखते ही हुक्मचंद बोल पड़े, आज क्या बात है? सुबह से यहाँ आपकी हवेली के रास्ते वालों के रास्ते यहीं आकर ख़त्म हो रहे हैं। पहली बार इस हवेली में इतनी रौनक लौटी है, कोई ख़ास कारण? फिर खुद ने ही जवाब दिया, वैसे कारण समझ आ रहा है। आपके इकलौते बेटे ने आपकी बदनामी गर्दी गांव वालों के सामने दिख रहा है। जो इंसान कभी मेरे बेटे को कंट्रोल में रखने का बोलता था, आज उसका बेटा उसके कितने कंट्रोल में है। अमरनाथ ने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और सीधे सीधे हुक्मचंद की तरफ घूरे और उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, ये सब फालतू की बातें छोड़ो और सीधे सीधे मेरी बात पर ध्यान दो। अगर तुम्हारे या तुम्हारे इस सपूत के कारण आराध्या की ज़िंदगी में हलचल मची या उसकी ज़िंदगी नरक बनी तो देख लेना, यहीं गांव वालों के सामने तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। हुक्मचंद की आंखें चढ़ गई और वो बोला, इस बार तो मेरे सपूत से ज़्यादा आपका कपूत बेटा उसकी ज़िंदगी नरक बना रहा है, तो पहले उसका नामो निशान मिटा के बताओ, फिर बात करते हैं। सच तो ये है, आपका बेटा आराध्या को तकलीफ़ दे रहा है, ना कि मेरा बेटा, जबकि वो तो उसकी इतनी बदनामी के बाद भी उसे अपनाने को तैयार है। नहीं तो इस गांव में तो किसी लड़की की सगाई टूटने के बाद कोई उसे अपनाने को भी तैयार नहीं रहता है। अमरनाथ को मालूम था उसको ये सब सुनने को मिलने वाला है और वो इन सब के लिए तैयार भी था। उसने उन दोनों को घूरा और जाते जाते कहा, मुझे बाकी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, पर आराध्या को तुम्हारे कारण तकलीफ़ किसी भी कीमत पर नहीं पहुंचनी चाहिए, समझे? और वो वहाँ से निकल गए। उनके दिमाग में हुक्मचंद की बातें ज़रूर घूम रही थी, पर वो इतने समझदार इंसान थे कि अपनी बातों को किसी और को ना बताकर अपने आप में रखते थे। पर आज ना जाने क्यों वो घर पहुंचकर जानबूझकर हॉल में बैठे बैठे ज़ोर ज़ोर से दुख दिखाकर हुक्मचंद की बातों को बढ़ा चढ़ाकर दोहरा रहे थे, जैसे मानो उनके दिल को गहरा धक्का लगा हो। ये पहली बार हुआ है अनुपमा, उस हुक्मचंद की आवाज़ मेरे सामने ऊंची हुई सिर्फ इस कारण क्योंकि मैंने उसे आराध्या को नुकसान न पहुंचाने की बात कही। उसने पहली बार मेरे दिए हुए संस्कारों पर उंगली उठाई। आज उसकी बातों से लगा उसने तो ब्रिज और रुद्र को एक ही लाइन में लाकर खड़ा कर दिया। और उससे भी बड़ी बात, पहली बार मुझे उसकी जलालत वाली बातें मजबूरन सुननी पड़ी, पर वो सच ही तो कह रहा था।
उसके बेटे ने उसके शरीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पर रुद्र ने तो उसको पूरी तरह बदनाम कर दिया है। बेचारी आराध्या के पिता को दिए हुए वचन मैं निभा नहीं पा रहा हूँ। आज महेश जी की आत्मा को कितना गहरा आघात लगेगा जब उन्हें मालूम पड़ेगा कि मेरे परिवार के कारण उनकी बेटी को एक जहन्नुम में जीना पड़ रहा है। पर किस हक से उन लोगों को आराध्या को रोक सकता हूँ? सबका कहना कहीं न कहीं सच ही है। आज रुद्र के एक फैसले के कारण पवन जी, हुक्मचंद जी की जुबान मेरे सामने खुली है। अब तो वो दिन भी दूर नहीं जब गांव का हर आदमी मुझे ऐसे ही सुना के जाएगा, हुक्मचंद सही कह रहा है। मेरी प्रतिष्ठा, मेरे मान को मेरे बेटे ने ही धूमिल कर दिया। और वो आंसू बहाने लगी। ये सब सुन शिवांश को गुस्सा आ गया। वो तुरंत आवाज़ ऊंची कर बोला, उस हुक्मचंद की इतनी औकात कि वो आपको सुनाए। मैं अभी जाकर उसको सीधा करके आता हूँ। अमरनाथ ने अपना हाथ दिखाकर उसे रुकने का इशारा किया और थोड़ा तेज में कहा, वो गलत तो नहीं कह रहा था। अब तुम उसके पास जाकर अपना अपमान भी करवा कर आओगी। इससे अच्छा यही शांत पड़े रहो और इन सब की आगे की करतूतें चुपचाप देखो। शायद भगवान कुछ नया कर दे तो सोचोगे ये हमारे ही कर्मों का फल है। कभी कभी बेटे के कारण पिता को बदनामी झेलनी ही पड़ती है। ये इतिहास में भी हो चुका है, तो हम तो कोई नए नहीं हैं। रुद्रांश को कहीं न कहीं शर्म भी आ रही थी। आज तक वो इस गांव में सांस से जीता था। उसका किसी राजकुमार से कम मान नहीं था, पर आज उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था उसके पिता को ऐसे संताप करते हुए। वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। पर अमरनाथ के इस संताप में सब दुखी नहीं हो रहे थे। दो लोगों को अमरनाथ के मंसूबे समझ आ रहे थे। उनमें से एक कश्मीरा थी और दूसरी नवधा, क्योंकि आज तक उसने अमरनाथ को ऐसे टूटते हुए देखा ही नहीं था। अगला दिन हो गया था, पर आज अमरनाथ की आंखों में सच में आंसू आ गए थे। अगर सब सही रहता तो आज उनके बेटे की सगाई आराध्या से हो जाती, पर यह सपना बिखर सा गया था और उससे भी बड़ा गम उन्हें इस बात का हो रहा था। आज उनकी माँ जी आने वाली थी। उनको इन सब हालातों से कैसे रूबरू करवाएंगी। उन्हें आराध्या से रिश्ता टूटने की बात पे कितना बड़ा सदमा लगेगा, ये सोच वो परेशान हो रहे थे। वो बेचैनी से इधर उधर टहल रहे थे। हमेशा उनकी माँ कहीं जाती थी तो उनके लौटने का इंतज़ार बेसब्री से करते थे, पर आज वो सोच रहे थे काश कहीं न कहीं उनका आना कैंसिल हो जाए, वो कुछ दिनों बाद आए, शायद तब सब सही हो जाए। क्या अमरनाथ जी रुद्र को उसकी भावनाओं को छेड़कर आराध्या के लिए एहसास करवा पाएंगी? क्या केसी रुद्र को अपनी ओर कर पाएगी? क्या होगा जब घर में कदम रखेंगी शांति देवी? चलिए जानेंगे अगले चैप्टर में। आप लोगों को आज का चैप्टर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो जाते जाते कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।